वहीदा रहमान और गुरुदत्त इन दोनों के बारे में हम सभी जानते हैं। ये दोनों ही व्यक्तित्व बहुत प्रतिभाशाली कलाकार रहे हैं, लेकिन जितना सफलतापूर्ण इन दोनों का फिल्मी कैरियर रहा है और एक कलाकार होने के नाते जो एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहे हैं, उतना ही जो इनका व्यक्तिगत जीवन है या लव लाइफ कह लीजिए, वो एक क्वेश्चन मार्क में रही है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि गुरुदत्त जी ने, क्योंकि वो वहीदा जी से प्रेम करते थे, इसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये एक तरफा प्रेम उनकी मृत्यु की वजह बना। आज मैं आप सभी के साथ वहीदा जी का जो पूर्व जन्म है और गुरुदत्त जी के साथ जो उनके प्रेम संबंध रहे, जिनका इतना दुखद अंजाम रहा, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करी। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो कहाँ तक आपके लिए एक सफलता का, एक खुशी का द्वार है और कहाँ उसके बाद वहाँ आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं ना कि कुछ चीज़ें ठीक है, वो हमारी डेस्टिनी का पार्ट होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक फ्री विल और एक बौद्धिक क्षमता जो इस कुदरत के द्वारा हमें प्रदान की गई है, आप उसे बिल्कुल दरकिनार करके किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ दोनों का संगम है। कुछ ठीक है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी अनकंट्रोलेबल, वहाँ तक हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपकी बुद्धि, आप कुछ तार्किक तरीके से सोच समझ कर जो फ़ैसला लेते हैं, वो सब भी तो आपके स्वतंत्र कर्मों की श्रेणी में आता है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपकी लाइफ़ को शेप दे रहा है। इसी चीज़ को आज हम वहीदा जी और गुरुदत्त जी के जो ये प्रेम संबंध रहे, जो उनका पूर्व जन्म का रिलेशन रहा, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ इस केस के थ्रू आप भी और हम सब भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक हमें अपनी भावनाओं को साथ लेकर चलना है। हमारा जो डेस्टिनी हमारे हाथ में है, जिसको जो अनकंट्रोलेबल है, उसको समझ के चलना है और कहाँ पर अपनी भावनाओं से ऊपर, क्योंकि मन कई बार आपको, क्योंकि मन बहुत कई बार माया के अधीन होता है। वो आपको उस चीज़ के प्रति भी अट्रैक्ट कर रहा होता है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, अच्छी नहीं है। मन का तो क्या है, मन तो आपको सिगरेट और शराब के प्रति भी आकर्षित कर सकता है। तो हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस केस के थ्रू हम अपने जो सोचना समझने का तरीका है, उसे ज़्यादा सकारात्मक और सही दिशा में मोड़ पाएँगे। यहाँ पर जो एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो दिखाई देती है कि दोनों ही व्यक्तित्व, वहीदा जी और गुरुदत्त जी, दोनों ही व्यक्तित्व जो पास्ट बर्थ से लेकर आए, उस चीज़ को लगभग थोड़े से बदलाव के साथ एज़ इट इज़ कैरी किया है। बहुत ज़्यादा अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं कर सके, जो कि महत्वपूर्ण था। परिवर्तन करना था, वो नहीं कर सके। विशेष तौर पर गुरुदत्त जी के मामले में ये चीज़ निकल के आती है कि जो उनका जो जहाँ जो चीज़ वो पास संस्कार लेकर आए, उसी के थ्रू उन्होंने बिहेव किया। अब टास्क था उसे बदलना, वो नहीं कर सके। यहाँ पर वो मन से हार गए। वहीदा जी पास्ट बर्थ में एक बहुत पावरफुल और जैसे एक इस तरह का व्यक्तित्व होता है ना, जो अपनी शर्तों पर चलना पसंद करता है, जो आसानी से चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, जो अपने फैसले खुद लेना पसंद करता है और आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता है। आसानी से आप उनके जो फैसले हैं उन्हें डिगा नहीं सकते। एक ऐसा व्यक्तित्व जो ना सिर्फ एक क्षमता रखता है, बौद्धिक क्षमता रखता है, सही डिसीज़न लेता है, बल्कि उस डिसीज़न पर चलने की क्षमता भी रखता है। क्योंकि हमने कई बार देखा होगा कि बैठे-बैठे, लेटे-लेटे हम लोग बहुत सारे प्लान करते हैं, ऐसे और ऐसे और ऐसे। लेकिन कितने ही प्रतिशत लोग होते हैं जो उन प्लान्स के ऊपर आके काम भी करते हैं। लेकिन वहीदा जी पास्ट बर्थ में एक इस तरह की पर्सनैलिटी नज़र आती हैं, जो ये संस्कार उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। ये संस्कार उनका इस बर्थ में भी है। वो एक इस तरह का व्यक्तित्व नज़र आती हैं जो अपने लिए स्वयं फैसले लेता है, अपने फैसलों पर डाउट नहीं करता है और उन्हें क्रियान्वित भी करता है, यानी उन पर चलता भी है। सिर्फ प्लान नहीं, प्लान को एग्जीक्यूट भी करता है, उसके ऊपर काम भी करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। एक इस तरह का पावरफुल व्यक्तित्व जिसे हम कह सकते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी वहीदा जी की नज़र आती है। पास्ट बर्थ में भी वो एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी की महिला के तौर पर नज़र आती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि
अगर हम बड़े स्तर पर बात करें, जैसे कि इंदिरा जी तो चलो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ इस तरह की थी ना कि अपने लिए खुद स्टैंड लेना, फैसले लेना, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी वहीदा जी की नज़र आती है। और वो एक बहुत पावरफुल और बड़े रुतबे वाले परिवार की महिला के तौर पर नज़र आती हैं। उस दौर में ये लगभग 18वीं सदी के अंत में वो एक ऐसे परिवार की महिला नज़र आती हैं जहाँ महिला जिस समाज में महिला की रेपुटेशन नहीं है, जिस समाज में महिला को दोयम माना जाता है, जिस समाज में महिला को घर पर भी सेकेंडरी रखा जाता है, जिस समाज में महिला के विचारों की कुछ बहुत ज़्यादा अहमियत होती नहीं है, महिला का अपना एक व्यक्तित्व होता नहीं है, उस समय पर उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व कायम किया। और उस दौर में, उस समय पर वो एक पावरफुल, बहुत चंद एक महिलाएं होती होंगी उस वक्त में जो अपना एक रुतबा रखती होंगी घर में या घर से बाहर कहीं पर भी। इस तरह की पर्सनैलिटी वहीदा जी नज़र आती हैं जो अपने घर में बहुत रुतबा रखती हैं, घर का कंट्रोल, यहाँ तक कि घर के पुरुष भी उनकी सुने, इस तरह का एक व्यक्तित्व रखती हैं। आज यह बात आपको मामूली लग रही होगी, लेकिन 18वीं सदी के अंत तक ये बात मामूली नहीं थी। उस समाज में महिलाओं का इतना रुतबा नहीं था, लेकिन उस समय पर भी वहीदा जी ने एक इस तरह के व्यक्तित्व को कैरी किया। दूसरी तरफ उसी बर्थ में गुरुदत्त जी, उनके एक रिश्तेदार कह लीजिए, करीबी रिश्तेदार कह लीजिए, उनके पति के भाई के रूप में नज़र आते हैं, जो एक परिवार है, एक इज्जतदार, मान सम्मान से भरा हुआ परिवार है, उस परिवार के एक छोटे बेटे के रूप में नज़र आते हैं। लेकिन एक ऐसा छोटा बेटा जिसके ऊपर सब कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो छोटा है, बहुत बुद्धिमान, बहुत सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति, लेकिन इस तरह का व्यक्ति जिसे बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसके ऊपर परिवार का हर सदस्य छोटे होने के नाते अपना बोझ डालता है, अपना पंचिंग बैग की तरह वो उसे इस्तेमाल करता है। कुछ इस तरह का व्यक्तित्व रहा है गुरुदत्त जी का पास्ट बर्थ में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े प्यारे हैं, बहुत नेक हैं, आप ही के घर के सदस्य हैं, कई बार कई बार वाइफ ऐसे रोल में होती है, कई बार हस्बैंड भी ऐसे रोल में होते हैं, बहुत शांत व्यक्तित्व है, हस्बैंड कहीं बाहर से झगड़ा करके आए हैं, घर में आके सारा गुस्सा अपनी वाइफ पे निकाल दिया जिसने कुछ भी नहीं करा। वो एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ होता रहता है इंसान, जिसमें हम अपना इमोशंस के जो भी ब्लंडर हम कहीं से इकट्ठा करके आया है कोई व्यक्ति, और अब कहाँ निकाले वो, तो वो कमज़ोर सामने वाले को इमोशनली कमज़ोर देखकर वहाँ निकाल देता है। इस तरह के एक व्यक्तित्व के रूप में नज़र आते हैं जिन्हें आसानी से कोई भी व्यक्ति, घर का व्यक्ति एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ करता है, अपने इमोशन उनके ऊपर उड़ेलता है, रिलीज़ करता है, गुस्सा, नफ़रत, क्रोध जो भी है, और वो शांतिपूर्वक प्रेम के नाते उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करते, स्वीकार करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं। कई बार देखिए, हम सभी, घर का हर व्यक्ति, माता-पिता, भाई-बहन सभी प्रेम करते हैं। लेकिन अगर कहीं आप सामने वाले पर अपने इमोशन उड़ेलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी नफ़रत के, गुस्से के, दर्द के, और उसको नाम देते हैं प्यार का, तो थोड़ा ठहरिए, सोचिए कि आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाइए कि अगर आप बाहर का गुस्सा घर में आकर बीवी पर निकाल रहे हैं और फिर बीवी को ये कह रहे हैं कि मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, आप प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि आपने अपना जो इमोशन है उसे निकालने के लिए कोई आपको चाहिए था। अगर आपको अपना इमोशन निकालना था तो किसी दीवार से बात कर लेते, शीशे से खुद सामने खड़े होकर अपना गुस्सा निकाल लेते, एक पंचिंग बैग रख लेते, उस पे अपना गुस्सा निकाल लेते, लेकिन आपने अपनी बीवी पर निकाला। इस तरह का व्यक्तित्व गुरुदत्त जी का नज़र आता है जिसको सब एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते हैं और अपने इमोशंस का बोझ उस पर डालकर, उस पर निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और उन्हें भारी कर देते हैं। ये देखा जाए तो एक कमज़ोर व्यक्तित्व की निशानी है। एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व कुछ अलग तरह के होते हैं जिन पर आप सामने वाला या तो क्रोध अपना गलत इमोशन निकालता नहीं है, और अगर निकालता है तो वो इतने मजबूत होते हैं, वो उससे भी 50 दर्जे ऊपर के व्यक्ति हैं जो सामने वाले के इमोशन को बेशक उसे निकालने का मौका दे देते हैं। वो अगर गुस्सा निकाल रहे हैं तो निकालने देते हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसका वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, उन पर रत्ती भर का असर नहीं होता। इस तरह के ऊंचे व्यक्तित्व हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन गुरुदत्त जी उस पर्थ में एक वहीदा जी के देवर के रूप में ही नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व
जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है, यूज़ हो जाता है। अब हम इस बर्थ में आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि बेशक दोनों अलग-अलग रोल में रहे हैं। अगर हम रिलेटिव के रूप में देखें तो उनका एक व्यावसायिक रिश्ता तो रहा, लेकिन वैसे कोई रिलेटिव के रूप में उन्होंने बर्थ नहीं लिया, अलग-अलग स्थानों पर ही बर्थ लिया, लेकिन संस्कार सेम कैरी करे हैं। इतना ही नहीं, जो एक आकर्षण गुरुदत्त जी का वहीदा जी के व्यक्तित्व के प्रति उस समय पर भी रहा, क्योंकि व्यक्तित्व का आकर्षण था ना, एक व्यक्ति जो आसानी से यूज़ हो रहा है, सामने उसका एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बड़ा कठोर है और जिसको आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, वो उसको आकर्षित कर रहा है। वो उसको ये लग रहा है कि ये है वो व्यक्तित्व जहाँ तक मुझे पहुँचना है, जहाँ तक मेरे को पहुँचना, जहाँ ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ऐसा एक व्यक्तित्व हासिल करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों ने अपने-अपने संस्कार कैरी करे और इस बर्थ में उन्हीं संस्कारों के साथ एज़ इट इज़ आए। अब गड़बड़ ये रही कि जैसे गुरुदत्त जी से इतना डीप में हम उनके अकाउंट के नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि क्या स्थितियाँ रही होंगी। हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका क्या लाइफ लेसन रहा होगा, क्योंकि अब एक व्यक्ति जो दुनिया से जा चुका है, उसके विषय में इतनी डीप में आप नहीं जा सकते हैं, लिमिटेड ही होता है। लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि ज़रूर उनका एक जो कमज़ोर संस्कार है, उसको उस पर जीत हासिल करनी थी। तो जैसे वहीदा जी का व्यक्तित्व उनके सामने आया, एक बार एक ये जो अनफ़ोल्ड हुआ कार्मिक, यहाँ पर उनके सामने फिर इस तरह की परिस्थितियाँ बननी थी कि वो अपना लाइफ लेसन अचीव करते, यानी वो अब एक मजबूत व्यक्तित्व उनकी जो क्वालिटी है वहीदा जी की, उसे ऑब्जर्व करते, समाहित करते, अपने अंदर ग्रो करते और एक मजबूत पर्सनैलिटी बनते। लेकिन गुरुदत्त जी यहाँ पर भी भावनात्मक रूप से, क्योंकि बहुत सरल हृदय व्यक्ति रहे, तो वो आसानी से अपने पास्ट बर्थ के संस्कार को ना सिर्फ उन्होंने कैरी किया, बल्कि वो कहीं न कहीं उनके ऊपर इतना हावी हो गया कि उस संस्कार, वो जो एक तरफ़ा प्रेम कह लीजिए या आसानी से मैनिपुलेट हो जाना, यूज़ हो जाना, सामने वाले की इमोशन का बर्डन खुद पर ले लेना, ये जो उनका व्यक्तित्व रहा, ये व्यक्तित्व इस बर्थ में भी एज़ इट इज़ ओपन हुआ। वहीदा जी उनके सामने आई, तो एक बार फिर से वो दो तरफ़ा अकाउंट ओपन हुए। दो तरफ़ा मतलब गुरुदत्त जी का जो आकर्षण था उनके व्यक्तित्व के प्रति हमेशा से था, पास्ट बर्थ में भी था, इस बर्थ में भी जब वो आमना-सामना हुआ, तो वो आकर्षण जागृत हुआ। यहाँ पर हम उसे किसी, मैं छोटा नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जब हम इस तरह के इश्क-विश्क ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भौतिक स्तर पर कोई बहुत ही चीप सी हम बात कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहेंगे। दोनों, मैं बोलूँगी कि गुरुदत्त जी का जो वहीदा जी के प्रति आकर्षण था, वो बहुत ऊँचे स्तर का था, जिसमें प्रेम था और 2 आत्माएँ जो बहुत एक ग्रो करना चाहती हैं एक साथ। कला के क्षेत्र में दोनों बहुत बेहतरीन रहे हैं, तो एक कला, दोनों के बीच का एक पुल, वो आकर्षण था। दोनों ही बेहतरीन कलाकार, तो वो एक आकर्षण का केंद्र था, वो पुल था बीच में, जिसने उन इमोशंस को, जब वो व्यावसायिक स्तर पर भी इमोशन एक हो गए, प्रेम के इमोशन, व्यक्तित्व का आकर्षण, वो सब कुछ जब मिक्स हो गया, तो वो एक गहरा इमोशन गुरुदत्त जी के अंदर क्रिएट हुआ और वो इसे प्रेम समझकर प्रेम की तरह आगे बढ़ने लगे। होना तो ये चाहिए था ना कि वो सीखते वहीदा जी के मजबूत व्यक्तित्व से और अपने आप को इतना इमोशनल वीक ना बनाते। शायद यही था उनका इस बर्थ का टास्क, समझना तो मुश्किल है, लेकिन शायद यही था। क्योंकि एक व्यक्ति जो चला गया इस दुनिया से, तो उसके अकाउंट तो हम लिमिटेड ही समझ सकते हैं। खैर, तो वो चीज़ नहीं हो सकी। इसके विपरीत हुआ। विपरीत ये हुआ कि एक बार फिर से वो वहीदा जी के उस व्यक्तित्व को, जिसके कायल वो पास्ट बर्थ में भी थे, इस वक़्त इस बर्थ में भी हुए और वो पुल जो एक कलाकार के तौर पर एक जैसे ही वाइब जो दोनों शेयर करते थे आपस में, एक ही तरह के काम से जुड़े होने की वजह से, उसकी वजह से वो इस कार्य में और भी ज़्यादा आगे बढ़े, प्रेम में आगे बढ़े। लेकिन कब उनके इमोशन उनके ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो गए कि उन्होंने ना सिर्फ उन जो गुरुदत्त जी की फैमिली लाइफ थी, बल्कि अपने आप को भी इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट कर लिया कि मैं वहीदा जी के बिना जीना स्वीकार नहीं करता। इस अवस्था तक वो पहुँच गए। यहाँ पर जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि एक स्वतंत्र कर्म भी होते हैं। आपको ठीक है, कुछ कार्मिक है आपके सामने आ गया तो आ गया ना, ठीक है, पास्ट बर्थ में करके आए हैं, अब क्या ही करेंगे, आ गया तो छोड़िए। अब क्या है उस पे फ़ोकस करना है ना, यही मुश्किल होता है। यहाँ पर हम लोग ना बड़ी आसान-आसान चीज़ ढूँढ रहे होते हैं। कई बार कोई तांत्रिक-वांत्रिक ढूँढ रहे होते हैं, कुछ वशीकरण करवा देंगे, कुछ पता नहीं किसी तांत्रिक से जाके बात करेंगे और वो
कुछ जादू कर देगा और हमारा प्रेमी है, पता नहीं क्या क्या हम लोग करना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ पर हमें ये सब नहीं करना होता, इन सब से कुछ होता भी नहीं है। करना क्या होता है? करना ये होता है अपने उस संस्कार, उस इमोशन जो आपको बर्बाद कर रहा है, उसको समझो, परखो, खड़े हो जाओ। मुश्किल है, बेशक मुश्किल है, लेकिन आसान हुआ तो फिर लाइफ लेसन ही क्या हुआ? लक्ष्य ही क्या हुआ? अगर इतना ही आसान होता तो वो आपका लाइफ लेसन ही क्यों होता? आपका लक्ष्य ही क्यों होता? हमें बहुत बार अपना कंफर्ट ज़ोन ब्रेक करके स्टेप उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर गुरुदत्त जी ने जब उनका वो इमोशन जागृत हुआ था, अपने ऊपर काम किया होता और उनका व्यक्तित्व जो वहीदा जी का पावरफुल व्यक्तित्व था, वो जो उनका लक्ष्य था वो सीखना था, वो सीखना था। सीख कर ऑब्जर्व कर कर खुद को बिल्ड करना था, वो कर लिया होता तो वो आज एक अलग ही शख्सियत के तौर पर इतिहास में दर्ज होते, एक बेशकीमती कलाकार के तौर पर दर्ज होते। लेकिन आज वो एक कलाकार से ज़्यादा एक इमोशनल टूटे हुए व्यक्ति के रूप में इतिहास में दर्ज है। खैर, ये केस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में क्या है, क्यों है, कैसे है, इसे समझना चाहते हैं और अब क्या करना है, इसे जानना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। वहीदा रहमान और गुरुदत्त, इन दोनों के बारे में हम सभी जानते हैं। ये दोनों ही व्यक्तित्व बहुत प्रतिभाशाली कलाकार रहे हैं, लेकिन जितना सफलतापूर्ण इन दोनों का फिल्मी कैरियर रहा है और एक कलाकार होने के नाते जो एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहे हैं, उतना ही जो इनका व्यक्तिगत जीवन है या लव लाइफ कह लीजिए, वो एक क्वेश्चन मार्क में रही है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि